अर्जुन जी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोए रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके दो बेटे थे, गौरव और सागर। गौरव अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में रहता था और सागर अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के साथ ही रहता था। अर्जुन जी को शुगर की बीमारी थी, जिस कारण कभी कभार उनकी शुगर बढ़ जाती थी। इससे उनको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन उनकी बहू ऐसी थी कि उन्हें अपने ससुर से कोई हमदर्दी नहीं थी, जिस वजह से वह अपने पति से अक्सर झगड़ा किया करती थी। मुझे अब तुम्हारे पिता की सेवा देखभाल नहीं होती, इन्हें कहीं छोड़ आओ या फिर अपने भाई से कह दो वही लेकर जाएं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अर्जुन जी को अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली आए 6 महीने हो चुके थे। शुगर के मरीज थे। अर्जुन जी आज सुबह जब वह सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी उनकी छोटी बहू कमरे में आई और यह सब देखकर उन पर चिल्लाने लगी। क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए? कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी छी। नाक मुंह सिकोड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर कड़कती सर्दी में भी अर्जुन जी घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस पर बस नहीं था। जब से उन्हें शुगर की बीमारी हुई थी, तब से यह समस्या और भी बढ़ गई थी। अरे क्या हुआ पिंकी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? दाढ़ी बनाते हुए उसके पति सागर ने पूछा तो पिंकी गुस्से से बोली, अजी देखिए तो क्या किए हैं आपके पिताजी। मैं तो तंग आ गई हूँ, लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? और क्या होगा, फिर से बिस्तर गीला कर दिया है उन्होंने, लेकिन अब उनका बिस्तर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। गुस्से से पिंकी बोली तो सागर भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो अपने काम का बोझ, ऊपर से पिताजी की समस्या, और फिर तुम भी बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अब हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, सोचना समझना अब तुम्हें है, मुझे नहीं। मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है। अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। 6 महीने से 10 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन मजाल है कि भैया कभी पिताजी को खुद लेने के लिए आ जाएं। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी उनकी पिताजी को रखने की बारी आती है तभी अचानक या तो भाभी बीमार हो जाती हैं या फिर उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, और कुछ नहीं तो काम का भार ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। अब मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूँगा, तो देखना कोई न कोई बहाना बना देंगे। कहते हुए सागर ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अर्जुन जी के 2 बेटे थे, गौरव और सागर। दोनों बेटों के बीच 5 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा गौरव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गुड़गांव में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा सागर हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु अर्जुन जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू पिंकी ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। सागर को भी अपनी पत्नी की यह बात सही लगी। दोनों भाइयों के बीच अच्छी खासी बहस के बाद यह तय हुआ कि वे दोनों अपने पिता को बारी बारी से 6-6 महीने रखेंगे। उसके बाद से अर्जुन जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर।
लेकिन इस बार अर्जुन जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ तो केवल उन्हें बहू की ही 4 बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन वहाँ तो बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। अरे क्या हुआ, फोन नहीं लगाया अभी तक, पिंकी ने पूछा तो सागर ने कहा लगाया है, 1 बार नहीं 4 बार, लेकिन बड़े भैया फ़ोन उठाएं तब ना। हाँ, अब वो क्यों फ़ोन उठाएंगे, जब हमारी रखने की बारी आती है तो 15 दिन पहले ही फ़ोन करके ले जाने को कह देते हैं और आप भी तुरंत ले आते हैं पिताजी को, और जब उनकी अपनी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही छोड़कर आइए उन्हें। लेकिन पिंकी, अभी कुछ दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का CEO बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, वह सब मैं नहीं जानती। आप कैसे भी करके पिताजी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कहते हुए पिंकी मुंह बनाकर रसोई घर में नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही सागर तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठा, उसी समय उसके पास उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज कंपनी में इंटरव्यू सेशन है और आप भी हायरिंग टीम में शामिल हैं। इंटरव्यू देने के लिए बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके सागर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सागर थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। तब तक इंटरव्यू लेने वाले बाकी के प्रतिनिधि भी पहुंच चुके थे। कॉरिडोर में बहुत से लोग बैठे हुए थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। बिना उनकी ओर देखे सागर अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आया और बड़ी प्रसन्नता से उसके गले लग गया। अरे यार सागर, बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई, पहचाना मुझे या भूल गया? मैं रोहन। सागर सकपका गया। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और फिर गायब हो गई। इतने लोगों के सामने रोहन का अनौपचारिक व्यवहार उसे खल रहा था और शायद रोहन भी उसके भाव को जान गया था। फिर औपचारिकता पूर्ण व्यवहार करते हुए उनसे पूछा, यही काम करते हैं आप? रोहन के मुंह से अपने लिए आप शब्द सुनकर सागर के अहम को थोड़ी संतुष्टि मिली। उसकी गर्दन तन गई और बोला, इस कंपनी में CEO हूँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों की टीम में शामिल होकर आज सागर को स्वयं पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और यह गर्व अभिमान में बदल गया जब उसका दोस्त रोहन इंटरव्यू देने के लिए उसके सामने आया। दरअसल स्कूल के समय में उन दोनों के बीच दोस्ती कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती थी। उस समय वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक मेहनती और बुद्धिमान थे। सागर हमेशा रोहन से आगे रहने की कोशिश किया करता था, लेकिन हर बार अधिक परिश्रम करने के बावजूद बाजी हमेशा रोहन के हाथ ही लगती थी। 12वीं पास करने के बाद सागर और रोहन ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर सागर के पिता अर्जुन जी ने भी किसी अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बना लिया। आज रोहन के सामने ऊंचे पद पर बैठा हुआ सागर वह सब बातें सोचता हुआ मन ही मन सोचने लगा। मेरे सभी सहपाठी रोहन के गुणगान किया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स भी यही कहा करते थे कि एक दिन रोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वह अपने काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और रोहन अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान में आया। इंटरव्यू टीम के सभी सदस्यों ने रोहन से अपने अपने सवाल पूछे और रोहन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। सब लोग रोहन से बहुत प्रभावित थे।
रोहन का इस नौकरी के लिए चयन कर लिया गया था। 2 दिन बाद ही रोहन ने ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज सागर जब ऑफिस पहुंचा तो बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी पिंकी ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था। इधर सागर जब भी अपने भाई को फ़ोन लगाता तो एक ही जवाब मिलता कि अभी व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊँगा। अभी उसके दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? रोहन ने कहा तो रोहन अंदर आते हुए बोला, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है, अभी छुट्टी के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो, जबकि तुम जानते हो हम इतने इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सर वह बात यह है कि मुझे कल अपनी माता जी को गुड़गांव लेकर जाना है। मेरी बड़ी बहन वहाँ रहती है, उनके मकान का गृह प्रवेश है। कल सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। रोहन के गुड़गांव जाने की बात सुनकर सागर के दिमाग में ख्याल आया, भैया का घर भी तो गुड़गांव में ही है, तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए सागर के चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान आ गई और फिर बोला, अच्छा रोहन, छुट्टी तो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ सर, मैं वापस आने के बाद ज़रूर कर दूँगा। बताइए क्या काम है? नहीं, वापस आने के बाद नहीं, दरअसल वह काम तुम्हें कल ही करना है। मेरे बड़े भैया भी गुड़गांव में ही रहते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या मेरे पिता जी को भी अपने साथ ले जा सकते हो? भैया उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आ जाएंगे। अरे सर, इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? इसी बहाने अंकल से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर सागर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। घर पहुंचकर जब सागर ने अपने पिता अर्जुन जी के अगले दिन गुड़गांव जाने की बात कही तो उसकी पत्नी पिंकी तो खुश हो गई। वह जल्दी से अपने ससुर जी का सारा सामान पैक करने लगी, परंतु यह सुनकर अर्जुन जी बेहद उदास हो गए। लेकिन किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क कहाँ पड़ता था। अगले दिन सुबह जब स्टेशन जाने के लिए सागर अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था तो अर्जुन जी भरे गले से बोले, बेटा पिंटू, अच्छा होता कि तू ही मुझे गुड़गांव ले जाता, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो सागर का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह चीख कर बोला, पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पिंटू कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम सागर आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है। जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वह मुझे। अब आप मुझे यदि आपके सामने पिंटू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। और जहाँ तक रही आपके साथ गुड़गांव चलने की बात, तो आजकल मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं हो पाएगा। बेटे की बात सुनकर अर्जुन जी की आंखें भर आईं। तभी उनके कानों से एक आवाज़ टकराई, दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। पोता पोती की आवाज़ सुनते ही अर्जुन जी के चेहरे पर प्यार उमड़ आया। उन्होंने उन दोनों को गले से लगा लिया और फिर भरी आंखें लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जब वे लोग स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। सागर ने देखा कि प्लेटफार्म पर रोहन पहले से ही मौजूद था। उसने अर्जुन जी को पास रखे बेंच पर बैठने को
कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए सागर बोला, अरे रोहन, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माता जी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी रोहन ने पास वाले बेंच पर बैठी हुई एक बुजुर्ग औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर सागर हैरान रह गया। वह रोहन की माँ को पहचान ही नहीं पाया। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमज़ोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। पूछने पर रोहन ने बताया कि 5 साल पहले उसके पिताजी और माँ एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए थे। बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माँ गंभीर रूप से घायल हो गईं। तब से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ऊपर से पिताजी के चले जाने से उनके दिमाग को बहुत बड़ा सदमा लगा, जिससे कई समस्या भी होने लगी हैं। कहते कहते रोहन की आंखें भर आईं। फिर रोहन बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद महामारी का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। लेकिन सर, विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ देने का अफसोस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरी माँ का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। यह सुनकर सागर हैरानी से बोला, लेकिन इस हालात में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे नहीं? सर, मेरे भैया तो मुंबई में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए सागर शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु रोहन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वह यहीं तो रह रही हैं, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में वह कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाएं। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या वह हम पर बोझ बन गई। और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। रोहन की यह बात सुनकर सागर बोला, अरे रोहन, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेने चाहिए। कई भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। सागर की इस बात पर रोहन थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को बोझ कैसे समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर सागर को ऐसा महसूस हुआ मानो रोहन ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। रोहन ने पहले अर्जुन जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की, फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन गुड़गांव की ओर चल पड़ी। फिर सागर भी अपने ऑफिस चला गया, परंतु रोहन की बातें उसके दिमाग में जैसे हथौड़े बरसा रही थी। उसके दिल का चैन ही कहीं गायब हो चुका था।
उसे एहसास होने लगा कि उसके और रोहन के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें रोहन आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है क्या? उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधों पर थे, यह बताने के लिए कि वह मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा देने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर सागर को वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। सागर उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसके पाँव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी की आवाज़ आई, क्या करूं जानकी, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका स्वर रूंध गया, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। गौरव भले ही स्वभाव से गुस्सैल है, परंतु सागर पर मुझे पूरा भरोसा है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की 13वीं पर ही पिंकी ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं, यह दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी और दुख था, यह मन ही मन सोचते सोचते सागर की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। भगवान यह क्या कर बैठा, मैंने पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दिए ही हैं, अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितनी तड़प रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर गुड़गांव जाने वाली फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल आया। करीब पौने घंटे के बाद जब ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर रुकी और रोहन अपनी माँ और अर्जुन जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने सागर खड़ा था। अर्जुन जी भी आश्चर्यचकित थे। तभी सागर ने रोहन को अपने गले से लगा लिया और रूंधे गले से बोला, मुझे मेरा फ़र्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर रोहन उसे हैरानी से देखने लगा। सागर ने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो गौरव लेने आने वाला था ना, अर्जुन जी ने पूछा। तो सागर ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस घर जा रहे हैं, अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे।
यह बात सुनकर अर्जुन जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे के बाद जब सागर अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो उन्हें देखकर उनकी बहू पिंकी हैरान रह गई और फिर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, यह क्या, तुमने तो इन्हें गुड़गांव भेज दिया था ना, बड़े भैया के पास, तो यह फिर यहाँ कैसे लौट आए। पिंकी की यह बात पर सागर ने कुछ नहीं कहा और अर्जुन जी को कमरे में लेकर जाने लगा तो पिंकी फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ है। अभी अभी मैंने चादर धुलवाया है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही सागर के सब्र का बांध टूट गया। बस पिंकी, अब एक शब्द और नहीं, मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे, तुम अपने मायके जा सकती हो। सागर की कड़कती आवाज़ सुनते ही पिंकी हक्की बक्की रह गई। फिर सागर ने कहा, तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदे किए थे मैंने, जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नज़रें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिता के होने से इतनी दिक्कत है तो तुम अभी यह घर छोड़कर जा सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक नौकर रख लूँगा जो मेरे ना होने पर न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, थक गए होंगे। कहते सागर रसोई घर में चला गया। अर्जुन जी के कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, जानकी तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर और सुनकर पिंकी के तो होश ही उड़ गए। अब वह अपना बैग पैक करके मायके चली गई। उसने यह बात अपने माँ और पिता जी को बताई तो उन्होंने भी अपनी बेटी को खूब डांटा और कहा कि दामाद जी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, तुम्हें तो उनका साथ देना चाहिए, ना कि अपना बैग उठाकर मायके आ गई। यह सुनकर पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसी दिन अपने पति के घर चली गई। तब से वह अपने ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। अब अर्जुन जी अपनी बहू से बहुत खुश रहते थे और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया करते थे। तो दोस्तों, सागर ने अपने पिता के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।